नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके रेवोल्यूशन में। आज हम लूसेंट एमसीक्यूज़ के एपिसोड 7 में पहुंच गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूरोपियों के आगमन की। ठीक है फ्रेंड, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो कि लूसेंट एमसीक्यूज़ से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, भाग हमारा 7 है। इस वीडियो में हम लगभग 120 के करीब क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची को सम्मिलित करना है कि कौन सी कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनती है वो बनती है 1664 में। एक बात ध्यान में रखना, पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आते हैं, लेकिन कंपनी पहले ब्रिटिश खोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, पुर्तगालियों के बाद सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं भारत में, फिर आते हैं डच। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दूसरे नंबर पर कंपनी जो खोलते हैं वो ब्रिटिश खोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इनके मुख्यालय कहाँ थे। आपको उससे यहाँ पर सूची को सम्मिलित करना है। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो था गोवा। 1509 में इन्होंने 1510 में अल्बुकर्क ने जीता था ना यूसुफ आदिल शाह से गोवा। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था। डचों का जो मुख्यालय था वो नेगपट्टनम में था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो पौंडीचेरी में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। तो इनमें से कौन सी कंपनियां भारत आई थी? देखिए, पुर्तगाली भारत आए थे, ब्रिटिश भी आए थे, डच भी आए थे, डेनिश जो थे वो भी आए थे, फ्रेंच आए थे, फ्लैंडर्स, स्वीडिश, ये सब आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये सभी भारत में आए थे। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार जिसने किया था वो क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। देखिए, अल्बुकर्क को पुर्तगाली जो शक्ति थी उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि अगर हम बात करें जो संस्थापक था पुर्तगाली शक्ति का वो था अल्मीड़ा, पहला गवर्नर था। लेकिन अगर वास्तविक शक्ति की बोले तो अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बोले कंपनी का पहला गवर्नर कौन था तो पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा है पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था पुर्तगालियों ने, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आते हैं 1498 में। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ कहाँ रहने वाला था? तो ये एक पुर्तगाली था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो वह अंग्रेज कौन था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में गया था? तो वो था थॉमस रो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो उपनिवेशीकरण यानी कि गोवा पर किसका कब्जा था? तो वो था पुर्तगालियों का। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने 1510 में इसको बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह उनसे छीना था अल्बुकर्क ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो समुद्री मार्ग की खोज की थी पुर्तगालियों ने। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो अंग्रेज़ों ने अपनी जो अनुमति प्राप्त की थी अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है फ्रेंड्स, पुर्तगाली का ये नाविक था। तीसरा, कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो जो पेरिस की संधि हुई थी, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो पुर्तगाली कंपनी थी वो भारत क्यों आई थी? मेनली वो आए थे काले मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के लिए। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बनता है। तो जो कालीकट का राजा था जमोरीन, उसने उसका
स्वागत किया था। ठीक है, कौन मिला था उसको वहाँ पर? जमोरिन मिला था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कालीकट में ही स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, 1717 में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो वह कौन सा मुगल बादशाह था? तो वह था फर्रुखशियार। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवा में से किसने की थी? तो बेसिन की संधि किसने की थी? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वह कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में, जो रॉबर्ट क्लाइव के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेनली बोल सकते हो हेड बना, तो वो कौन बना? वारेन हेस्टिंग। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक अभी मैंने आपको बताया था, अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो कौन हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? सौली या सवाली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को हराया था थॉमस बेस्ट ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 27वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो उस समय का जो तत्कालीन कारण था, जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसका ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने फ्रांस के जहाज़ों पर अधिग्रहण कर लिया था, जिसके कारण पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि जहांगीर ने जो हॉकिंस था उसको दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। तो सोरा और अफीम सर्वप्रथम उन्हें बिहार से प्राप्त हुआ। भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ठीक है फ्रेंड्स। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला जो शासक था वह था सिराजुद्दौला। ठीक है फ्रेंड्स। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो देखिए पुर्तगालियों ने बंगाल में भी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। कौन सी थी? हुगली में। ठीक है फ्रेंड, जो हुगली था ये पुर्तगालियों के अंडर में था। मेनली जो बंगाल था पूरी तरीके से वो अंग्रेज़ों के अंडर में था, लेकिन जो हुगली थी ये पुर्तगाली बस्ती थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो एक द्वीप पर बसा हुआ भारत का जो बड़ा नगर है वह है मुंबई। ठीक है, 7 टापुओं पर यह बसा हुआ नगर है। ठीक है फ्रेंड्स। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सूची को यहाँ पर मिलाना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इनको देखते हैं। एस्तादो द इंडिया क्या था? यह पुर्तगालियों की समुद्रिक साम्राज्य का नाम था। ठीक है, एस्तादो द इंडिया। कार्टेज की बात करें तो कार्टेज क्या था? ये पुर्तगालियों ने जो अपना आज्ञा पत्र था, जो आदेश वो जारी करते थे, ऑर्डिनेंस, उसको कार्टेज कहा जाता था। इनक्विजिशन का मतलब होता था जो पुर्तगालियों ने स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण है उसको इक्विजिशन कहा जाता था। और पोर्टो ग्रांडे इसको बोला जाता था जो पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। जो चिटगांव है बांग्लादेश में, उसको वो पोर्टो ग्रांडे कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कलानुक्रम कौन सा है? तो देखिए इनमें से आपको युद्धों का सही कलानुक्रम बताना है। सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, फिर वनडी वॉश का युद्ध हुआ और फिर अंत में बक्सर का युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर बी। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपने यहाँ पर यह ऑप्शन बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, यह कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि उन्होंने 1509 और 1510 में गोवा पर आक्रमण और गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहले कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों का सबसे पहला कारखाना कहाँ था? सूरत।
भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, तो कैसे कारखाने होते थे उनके आपने बताना है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे, ठीक है। वहाँ पे स्टोर रूम भी होता था और प्रोडक्शन रूम भी होता था। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था? तो किस वर्ष किया था? 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने, ठीक है फ्रेंड्स। और बाद में पहला गवर्नर बनकर आता है अल्मीडा। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो देखिए, भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो जो डच थे, हॉलैंड जिनको बोला जाता है, हॉलैंड देश इनका नाम है। डच जो थे, तो भारतीय व्यापार से इनको अलग करने का श्रेय जाता है अंग्रेज़ों को, ठीक है फ्रेंड। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया और डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो किस युद्ध में? वेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में होता है। और फिर अगले ही साल वॉन्डी वॉश के युद्ध में उन्होंने फ्रांसिस्को को भी हरा दिया। और 1764 में तो उन्होंने जो मुगल बादशाह था, बंगाल का नवाब था और अवध का नवाब था, उन तीनों को हराकर भारत पर ही राज स्थापित कर दिया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला था राल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था, ये मर्चेंट एडवेंचरर्स जो थे, जिनको साहसिक व्यापारी बोले जाते हैं, के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो किसने दिया था यह अधिकार? आपने बताना है रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था वो था थॉमस स्मिथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो जो ड्रैगन था, रेड ड्रैगन, उसको बोला जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, हेक्टर जो था, वेक्टर बोला जाता है इसको, वेक्टर इनके जहाज को। और रेड ड्रैगन भी बोला जाता है, ड्रैगन नहीं बोला जाता, रेड ड्रैगन बोला जाता है। तो अगर आपको जहाज पूछता है तो ड्रैगन नहीं है, रेड ड्रैगन है या फिर वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर होगा। तो वेक्टर से वो पहुंचा था और इसी हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो किस मुगल बादशाह ने यह अनुमति दी थी? जहांगीर ने। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था? तो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था थॉमस रो। अगला प्रश्न है, 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रगंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? तो बम्बई जो था, उन्होंने, जो पुर्तगालियों थे, उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने उसी बम्बई को अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया। इंटरलोपर्स क्या थे? तो देखिए, इंटरलोपर्स क्या थे उस समय? इंटरलोपर्स थे जो अनधिकृत व्यापारी थे, जो समुद्रिक से आते थे, यानी कि समुद्रिक लुटेरे आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। अनधिकृत यानी कि अनरजिस्टर्ड जो बिजनेसमैन होते थे उस समय के, यानी कि समुद्री लुटेरे, उनको बोला जाता था इंटरलोपर्स। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों के नाम सुनहला फरमान, जिसको गोल्डन फरमान कहते हैं, ने जारी करा और 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी थी? तो किसने दी थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और किलेबंद करके वहाँ पर एक कोठी बनाई थी? तो चंद्रगिरी के राजा से उसने मद्रास को पट्टे पर लिया था। किसने लिया था? फ्रांसिस डे ने। अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर, पिपली में फैक्ट्रियाँ
कब स्थापित करी? तो उन्होंने ये फैक्ट्रियाँ बनाई थी 1633 में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार राजा शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ? 1651 में उन्हें यह मिला। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था? यानी कि अंग्रेजों पर टैक्स बढ़ा दिया था। किसने? आपने ये बताना है इसका, ठीक है। औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया वहां से? ठीक है फ्रेंड। तो किसके कहने पर या किसके आदेश पर? औरंगजेब के आदेश पर, क्योंकि 1686 के टाइम पर तो औरंगजेब का टाइम चल रहा है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया? तो अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा वसूल किया था औरंगजेब ने। अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो वह कौन था? ऑप्शन नंबर डी, अजीब उज शान। अंग्रेजों ने सुतातनी, कलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो देखिए कितने में खरीदी थी, 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो कलकत्ता शहर बना था हमारा सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना हुई थी। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखशियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? यहाँ पर आपने ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही हैं। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था? देखिए अंग्रेज एक था जिसका नाम था ऑर्म, उसने फरमान को, ठीक है, जिसने जारी किया था उसको बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा था। तो वह फरमान किसने जारी किया था? वो किया था फर्रुखशियार ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? तो इनमें से कौन था जो भारत नहीं आया था जहांगीर के टाइम पे? रॉल्फ फिच। यहाँ पर आपको सूची सुमेलित करनी है। तो जो मिल्टन हॉल था अंग्रेज यात्री, ये अकबर के टाइम पर आया। विलियम्स हॉकिंस जहांगीर के टाइम पर, और जॉन शारमैन जो था ये फर्रुखशियार के टाइम पर भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुतिस या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमानों की कंपनी है? तो किसने यह कहा था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में शाइस्ता खान ने। यहाँ पर फिर एक सूची सम्मिलित करनी है। ठीक है, कौन सा किला कहाँ है हमको यहाँ पर ये बताना है। फोर्ट विलियम जो है ये कलकत्ता में है, फोर्ट गैलरिया ये पुलिकत में है, फोर्ट गुस्तावुस ये चिनसुरा में, और फोर्ट लुई जो है ये पौंडीचेरी में स्थित है। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकुंड्रपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो यही पुदुचेरी बाद में जाकर पौंडीचेरी के रूप में विकसित हुआ। फ्रांसिस्कियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो फ्रांसिस्कियों को जो नगर बस्ती थी किसने भेंट की थी? आपने यहाँ बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी, शाइस्ता खान ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की उपाधि दी थी। डुप्ले के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। कौन? डुप्ले। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजी जो सैनिक थे उनको वेतन वो सरकारी जो राजा था उस समय का उनके खजाने से देता था। ठीक है, और उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो पौंडीचेरी का गवर्नर बनने से पहले डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर कौन बना? तो डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर बनता है गौडेहू। अगला प्रश्न है,
फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? तो फ्रांसीसियों के पतन का कारण था पहला कि अंग्रेज़ों की नौसैनिक श्रेष्ठता थी और भारत के बाहर अंग्रेज़ों से उनकी जो व्यापारिक दुश्मनी थी वो उसका कारण था। दूसरा कारण था फ्रांसीसी सरकार का समर्थन नहीं था उनको प्राप्त, ठीक है। जो फ्रांस के जो भारत में लोग थे उनको फ्रांस की सरकार का समर्थन नहीं था और फ्रांस की कंपनी का जो दुर्बल संगठन था वह भी एक कारण था फ्रांसीसियों के पतन का, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो किस युद्ध में हुआ था? वॉन्डिवॉश के युद्ध में, जो कि 1760 में होता है। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं है? तो कौन सा युद्ध नहीं है आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा कर्नाटक युद्ध, ठीक है, ये उसका विस्तार नहीं है। पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था यह एले शापेल की संधि से समाप्त हुआ था। गौडुहु की संधि या पौंडीचेरी की संधि में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो पौंडीचेरी की संधि जो हुई थी उससे दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। वॉन्डिवॉश के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो वॉन्डिवॉश के युद्ध में अंग्रेज़ों का जो लीडर था उस समय कमांडर था वो था सर आयरकूट। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? किस वर्ष सौंप दिया था? 1954 में। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो वह कौन सा अंग्रेज था? डुप्ले, जिसने कहा था कि जो मुगल साम्राज्य है वो तो अब बिखर रहा है तो उसके ऊपर क्यों ना एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जाए। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के में समय समय पर प्रवेश किया, तो इनके आने का क्रम आपको यहाँ पर स्थापित करना है। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, 4 नंबर, फिर अंग्रेज आए 1 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आते हैं हमारे फ्रांसिस की जिन्होंने व्यापार स्थापित किया, ठीक है, फ्रांसिस के आते हैं 3 नंबर और फिर डच। तो 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियन में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में जो भारत आए थे व्यापार के लिए वो थे फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो उस समय कौन था? अकबर, क्योंकि ये स्थापना होती है 1600 में और अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो इनमें आपको बताना कौन सा कारण था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कारण थे कि दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे, विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में ही उखड़ गया था और दक्षिण में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, इसीलिए उनको आसानी हुई। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो कौन सा भाग था? गोवा, जिसको उन्होंने 1961 में खाली किया था। पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांस थे, ठीक है, तो यही कथन केवल सही है, बाकी दोनों कथन गलत हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह? तो मैंने अभी आपको बताया अकबर था। वॉन्डिवॉश के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वॉन्डिवॉश का जो युद्ध हुआ था इसमें ब्रिटिश ने डचों को हरा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे यूरोपियन आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन देखे 94 प्रश्नों को। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो मध्यकाल है हमारा उससे संबंधित कुछ विविध प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला प्रश्न है हमारा, आपको यहाँ पर इनको सम्मिलित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सम्मिलित करना है कौन किससे संबंधित है। तो देखिए खजुराहो जो है ये चंदेलों से संबंधित है, बाकी महाबलीपुरम तो पल्लवों का से था। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे गलत हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो स्थित है ये लखनऊ में स्थित है। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़े का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह किसने बनाया था? ये बनाया था सवाई जय सिंह ने। हवा महल कहाँ स्थित है? तो देखिए हवा महल बार बार पूछा जाता है पेपर में, ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा,
प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध जो चेतक घोड़ा है ये राणा प्रताप का था। निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़िए। तो युद्ध भूमि कहाँ कहाँ स्थित है? देखिए हल्दी घाटी जो है ये राजस्थान में है, पानीपत जो है ये हरियाणा में है, बक्सर बिहार में है और पलासी ये पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये कथन सही नहीं है, बाकी ये तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई? तो खगोलीय वेधशाला बनाई थी जयसिंह द्वितीय ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? तो गोविंद महल, तो यह स्थित है दतिया में। निम्नलिखित को कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से ढूंढना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है, पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई और अंत में अहिल्याबाई। ठीक है फ्रेंड्स, इनके काल के अनुक्रम आपको लगाना था। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान और कौन सा स्मारक कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। तो देखिए एलिफेंटा जो है ये हमारा एक क्या है, ये एक मंदिर है एलिफेंटा। ठीक है फ्रेंड, एलिफेंटा क्या है? एक मंदिर है। ऐसे ही श्रवण बेलगोला क्या है? तो श्रवण बेलगोला में एक मूर्ति है। ठीक है, वहाँ कौन सा जगह है? तो एलिफेंटा में मंदिर स्थित है, श्रवण बेलगोला में मूर्ति स्थित है। ठीक, और खजुराहो में क्या है? खजुराहो में मंदिर होगा। ठीक है फ्रेंड, नहीं गलत हो गया यहाँ पर। देखिए पहला क्या है, एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा एक गुफा है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 नंबर। ऐसे ही श्रवण बेलगोला में क्या है? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की एक सबसे बड़ी मूर्ति स्थित है, तो इसका नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे ही खजुराहो क्या है? खजुराहो से संबंधित हमारा मंदिर है। ठीक है फ्रेंड, खजुराहो में मंदिर है स्थित, इसका हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 2, 1। इसका राइट आंसर है 3, 4, 2, 1। चलिए ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? भास्कर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कलाक्रम अनुसार अवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से भरें। तो सबसे पहले आपने आक्रमणों को उनके काल के अनुसार बताना है, कौन सा आक्रमण कब हुआ। तो सबसे पहले चंगेज़ खान का आक्रमण हुआ, फिर तैमूर लंग का, फिर नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली का, यानी कि 2, 4, 3, 1। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का जो मंदिर है उसको बनवाया था। अगला प्रश्न है, आपको पुरातत्व स्मारक स्थल और उनके राज्य को बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये हमारा देखिए ऑप्शन नंबर शिशुपालगढ़ है। ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, शिशुपालगढ़। पिपरहवा की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में है। गोलपाड़ा की बात करें तो यह आसाम में स्थित है। और विष्णुपुर की बात करें तो यह मणिपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, आपने ये बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है कि ये दोनों ही कथन सत्य हैं कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, इन पर विचार करना है एक बार फिर से। देखिए हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब है नौरस, इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया। ठीक है, क्या ये कथन सच है? बिल्कुल सच है। दूसरा, भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो ने किया। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपने बताना है। तो इनमें से जो कथन सही नहीं है वो है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी। ये कथन जो है ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो कौन सी घटना पहले हुई थी, आपने उसके अकॉर्डिंग इनको लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई। ठीक है, फिर विजयनगर साम्राज्य शुरू हुआ और फिर पुर्तगालियों का आगमन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ए राइट आंसर हमारा होगा। 2, 4, 3, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर फिरोज, फिर पुर्तगाली और फिर कृष्णदेवराय का शासन शुरू। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हमें सूची सुमेलित करनी है एक बार फिर
इसको देखते हैं। चलिए, इकता, मराठे, जागीर, दिल्ली के सुल्तान। तो आपने बताना है इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलक, बाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो इनके कलाक्रम अनुसार यानी कि जिसका निर्माण पहले हुआ उसको पहले लगाना है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर तुगलकाबाद किले का, फिर लोधी गार्डन और फिर फतेहपुर सीकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, युद्धों को उनके साथ लगाना है कि 1556 में कौन सा युद्ध होता है। देखिए, 1556 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो अकबर का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, युद्ध नहीं है, घटना आपको बतानी है। तो 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ। 1600 में क्या होता है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1686 में क्या होता है, 1686 में क्या होता है, आपने ये बताना है, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, और 1739 में नादिर शाह का जो आक्रमण होता है, ठीक है, वो होता है। वैसे 1676 में होता है शायद हल्दी घाटी का युद्ध। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पंपा और कन्नड़ ये सही सुमेलित नहीं है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में क्या हुआ था, तराइन की दूसरी लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई और पलासी की लड़ाई। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी जो भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ। ठीक है, तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी भारत में तुर्की शासन स्थापित हुआ। पलासी की लड़ाई से भारत में ब्रिटिश शासन और तालीकोटे की लड़ाई से भारत में जो विजयनगर साम्राज्य था उसका पतन हुआ। यानी कि जो इसका सही अनुक्रम है वह है हमारा 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 2, 4 3 1 2। देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है। तो कौन सा एक युग्म सही है, वो है अमरावती बौद्ध स्तूप जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने, मोती मस्जिद शाहजहाँ ने और मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनाई थी। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयनक। ठीक है फ्रेंड्स, और पृथ्वीराज राजू जो लिखी थी वो चंद्रबरदाई ने लिखी थी, लेकिन पृथ्वीराज विजय की बात कर रहा है तो वो जयनक ने लिखी थी। नागर, द्रविड़ और वेशर क्या हैं, तो नागर, द्रविड़ और वेशर ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड, भारत में जो दक्षिण भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं वो द्रविड़ शैली के हैं, उत्तर भारत में नागर शैली के, और जिस शैली के मंदिर में इन दोनों का मिक्स होता है उसको वेसर शैली बोली जाती है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने यूरोप के आगमन से शुरू किया और मध्यकालीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में लगभग 120 प्रश्नों को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इससे पहले कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ को आप देखें। हमने उसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया है, हमने उसमें मुग़ल वंश के बारे में बताया है, विजयनगर साम्राज्य हो, भक्ति आंदोलन हो, सूफी आंदोलन हो, उन सब के ऊपर यहाँ पर उनके MCQs चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।